सो हेलो एवरीवन। सो गाइस चलिए आज हम लोग स्टार्ट करेंगे टर्म्स एंड कंसेप्ट। सो मोस्ट इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। अगर हम लोग बात करते हैं टर्म्स एंड कंसेप्ट तो टोटल मिला के 8 मार्क्स तक के क्वेश्चन आपको यहाँ से देखने को मिलते हैं। आपको टोटल 6 दिए रहते हैं, जिसमें से आपको कितने करने होते हैं सर? 4, यानी 4 आपको अटेम्प्ट करने होते हैं। सो गाइस चलिए टाइम वेस्ट नहीं करते। और बहुत सारे बच्चों को डाउट्स ये भी थे कि सर टर्म्स एंड कंसेप्ट में कितने पॉइंट्स हमें लिखने चाहिए? सर 2 पॉइंट इनफ है क्या? तो बच्चा मैं आपको बता रहा हूँ, ये एग्जामिनर के ऊपर डिपेंड करता है कि वो आपको कितने मार्क्स देगा 2 पॉइंट के ऊपर। तो मैं इसलिए आपको सजेस्ट करता हूँ कि मेरे प्यारे बच्चों आप ना छोटे छोटे ही पॉइंट लिखो, एक एक लाइन के ही पॉइंट लिखो, मगर 4 पॉइंट लिखो। अगर एग्जामिनर हाफ मार्क्स भी देगा ना हर एक पॉइंट पे, तो कहीं ना कहीं 2 मार्क्स आपके मिल जाएंगे, कहीं वो मार्क्स कटेंगे नहीं आपके। तो गाइस चलिए टाइम वेस्ट नहीं करते, उसके ऊपर सबसे फर्स्ट अगर हम लोग बात करते हैं चैप्टर नंबर 1 जो हमारे लिए है, ओके चैप्टर नंबर 1 ओसीएम की बात कर रहा हूँ, जिसमें सबसे फर्स्ट क्वेश्चन है मोशन स्टडी। राइट, मोशन स्टडी ऑलरेडी आप लोगों को पता है, मोशन का मतलब होता है मूवमेंट। अरे मूवमेंट किसका? ओके इंसानों को घूमने वाला मूवमेंट नहीं बच्चा। अगर हमने एक इंसान को काम दिया है, बोला है कि भैया ये काम आपको करना है, तो वो इंसान उस काम को करने के लिए उसका मूवमेंट कितना फास्ट है, कितना फास्ट वो ये काम करके दे रहा है। बस इसलिए हम ये मोशन स्टडी करते हैं, ताकि इससे हम ये पता लगा सकते हैं कि भैया हमारे ऑर्गेनाइजेशन में अगर सपोज 10 एम्प्लॉई है तो 10 की मोशन को हम चेक कर सकते हैं। कोई आलस करता रहेगा, कोई फास्ट काम करता रहेगा, कोई एकदम ही स्लो करता रहेगा, तो इससे हम एक टारगेट सेट कर सकते हैं। मेरे प्यारे बच्चों समझ में आएगा कि भैया अगर ये इंसान कर सकता है, इसका मोशन इतना फास्ट है, तो आप लोग भी कर सकते हो। तो यहाँ पे ना ऑर्गेनाइजेशन क्या करती है मेरे प्यारे बच्चों, मोशन स्टडी करती है, ताकि एक डिसाइड कर देती है कि भैया ये पर्टिकुलर टास्क आपको करना है तो आपका मूवमेंट इतना तेज होना चाहिए। समझ में आए? इससे क्या होता है मेरे प्यारे बच्चों, मोशन स्टडी से ऑर्गेनाइजेशन को एक फायदा हो जाता है, जो अननेसेसरी एलिमिनेटिंग टाइम होता है, वो वेस्ट जो होता है टाइम, वो नहीं होता, बिकॉज यहाँ पे आपको काम फटाफट करके देना होता है। समझ में आया? तो मेरे प्यारे बच्चों वही है मोशन स्टडी। देखिए सबसे फर्स्ट अगर लिखा है, सबसे पहला द स्टडी इज रिक्वायर्ड, किस लिए ये आया? ताकि हम मोशन का मतलब क्या है मेरे प्यारे बच्चों, मूवमेंट करवाना एम्प्लॉय का एज वेल एज आपकी मशीन का, दोनों को चेक किया जाता है। सपोज एक पर्टिकुलर टास्क दिया गया, एक काम दिया गया, तो इस काम को करने के लिए आपके एम्प्लॉय का मूवमेंट कितना फास्ट है, आपकी मशीन कितनी फास्ट चल रही है, तो ये एक स्टडी की जाती है, जिससे हम ये पता लगा सकते हैं कि हमारी ऑर्गेनाइजेशन कितना प्रोडक्शन कर सकती है। बात समझ में आ गया? दूसरे पॉइंट में ये बोला गया है कि इट इज ए हेल्पफुल। दिखा, अगर हम लोग मोशन स्टडी अपने ऑर्गेनाइजेशन में करवाते हैं तो इससे हमको एक मदद मिलेगा, अननेसेसरी मोशन जो होगा वो एलिमिनेट हो जाएगा, वो हट जाएगा। इससे हमें एक बेस्ट मेथड मिल जाएगा उस काम को करने के लिए। 2 पॉइंट समझ में आ गया। थर्ड पॉइंट बोला है, अगर हम लोग अपने यहाँ पे मोशन स्टडी के ऊपर ज्यादा वर्क करते हैं, मतलब ज्यादा ध्यान देते हैं, तो हमारे एम्प्लॉय की एफिशिएंसी बढ़ जाएगी, मतलब उसके काम करने की क्षमता बढ़ जाएगी, क्यों हम लोग हमारे वो नजरों के सामने फटाफट काम करेगा, फिर समझ में, वो वेस्ट नहीं करेगा अपना टाइम। समझ में? एंड लास्ट एंड फाइनल पॉइंट बोल रहा है, अगर सपोज उसकी एफिशिएंसी बढ़ गई एम्प्लॉय की, तो मेरे प्यारे बच्चों बताओ इससे मेरा प्रोडक्शन भी बढ़ेगा कि नहीं? मेरे ऑर्गेनाइजेशन का यस काम फटाफट हो रहा है, तो क्या होगा? हायर द प्रोडक्शन एंड प्रोडक्टिविटी। समझ में? सर 4 पॉइंट था मोशन के अंदर, हमने सीख लिया। सबसे पहला मूवमेंट होता है एम्प्लॉयज एज वेल एज मशीन का, एक पर्टिकुलर टास्क करने के लिए। समझ में? अगर आपने अच्छे से ध्यान दिया है तो क्या हो जाएगा? एलिमिनेट हो जाएगी, अननेसेसरी मोशन आपका हट जाता है वहां से मेरे प्यारे बच्चों, एंड आपको एक बेस्ट मेथड मिल जाता है एक पर्टिकुलर जॉब को करने के लिए। 2 पॉइंट हो गया। तीसरे पॉइंट में हमने देखा मेरे प्यारे बच्चों, एम्प्लॉय की एफिशिएंसी बढ़ जाती है, एंड फोर्थ पॉइंट में इससे हमारे प्रोडक्शन की प्रोडक्टिविटी भी बढ़ जाती है। तो क्या आपको ये बात सबको समझ में आया? हाँ सर, एक तो हम लोग को क्लियर हो गया। सर मोशन के अंदर 4 पॉइंट हमने लिख लेंगे। अब बात करते हैं डिफरेंशियल पीस रेट सिस्टम क्या होता है। मेरे प्यारे बच्चों डिफरेंशियल पीस रेट सिस्टम क्या होता है, थोड़ा ध्यान देना। एक ऑर्गेनाइजेशन है जो एक स्टैंडर्ड डिसाइड करके चलती है कि भैया हम आपको एक पर्टिकुलर एम्प्लॉइज, वहां पे जितने भी एम्प्लॉइज काम कर रहे हैं, तो उनको एक स्टैंडर्ड दे दिया जाता है कि भैया एक दिन के अंदर आपको इतने यूनिट बनाने। यहाँ पे मैं टाइम के हिसाब से पेमेंट नहीं करने वाला हूँ, यहाँ पे मैं आपको यूनिट के हिसाब से पेमेंट करने वाला हूँ। सपोज आपको मैंने टारगेट दे दिया कि आपको एक दिन के अंदर 100 यूनिट्स बनाने, कितने प्रोड्यूस करने हैं? 100 यूनिट्स। अगर जिसने भी 100 यूनिट्स के ऊपर बढ़ाया ना, तो मैं इसको ना हायर रेट पे करूंगा, मतलब कि जो वेज रेट डिसाइड हुआ है ना, उसके अलावा भी मैं एक्स्ट्रा पेमेंट करूंगा। बट अगर आप 100 यूनिट से कम रहे, तो मैंने जो वेज रेट डिसाइड किया आपको 1 यूनिट का देने का, मैं उससे भी कम कर दूंगा। बात समझ में आया क्या? बिकॉज आपको 100 यूनिट तक पहुंचना है। तो यहाँ पे कंपनी क्या करती है? डिफरेंशियल पीस रेट सिस्टम लाती है। यहाँ पे टाइम के हिसाब से पेमेंट नहीं करती। टाइम के हिसाब से मतलब कि भैया 9 घंटे आए, काम करो या ना करो और चले जाते हैं। तो भैया बहुत लोग आएंगे, काम अच्छा करके जाएंगे, बहुत लोग आएंगे जो काम भी नहीं करेंगे, मगर दोनों की पेमेंट सेम मिल जाएगी, तो फायदा ही क्या इसमें? इसलिए यहाँ पे डिफरेंशियल पीस रेट सिस्टम लाया गया, ताकि हम आपके काम को चेक करेंगे, आपके लिए एक स्टैंडर्ड डिसाइड कर लेंगे कि एक दिन में आपको 100 यूनिट बनाना है। अगर आप 100 यूनिट के ऊपर बनाओगे तो हम लोग ने 1 यूनिट का सपोज 10 रुपया दिए, 1 यूनिट का हमको कितना बोल रहे? 10 रुपया। अगर आपने 100 यूनिट के ऊपर जितना भी बनाओगे ना, लेट सपोज आपने 100 यूनिट के ऊपर आपने एक्स्ट्रा 10 यूनिट बना दिया, तो 100 यूनिट तक हम आपको 10 रुपए के रेट के हिसाब से देंगे, मगर 10 यूनिट जो एक्स्ट्रा बनाया ना, उसके लिए हम आपको 11 रुपया या 12 रुपया दे देंगे।
समझ में आया? पूरे 110 के लिए 11 नहीं मिलेगा, जो एक्स्ट्रा बनाया ना उसके लिए हम आपको ज्यादा एक्स्ट्रा देंगे। बट अब ध्यान देना, अगर जिसने 100 यूनिट के नीचे बनाया, जिसने 90 यूनिट तक ही बनाया, मतलब वो 100 यूनिट तक भी नहीं पहुंचा, तो हमने वेज रेट डिसाइड किया था बच्चे लोग एक यूनिट का 10 रुपया, तो हम आपको 10 रुपये भी नहीं देंगे, बिकॉज आपने 100 तक पहुंच ही नहीं पाया, आप 90 तक पहुंचे, इसलिए हम आपको ना क्या करेंगे, 9 रुपए के हिसाब से पेमेंट देंगे। समझ में आया? तो आपको एक यूनिट का 9 रुपए ही मिलेगा। अगर 100 तक पहुंचते हो तो 10 रुपया, 100 के ऊपर जाओगे तो हम लोग 11 रुपया कर देंगे। बात समझ में आ गया? तो इसलिए ऑर्गेनाइजेशन वेज रेट सिस्टम डिसाइड करती है। तो देखिए क्या बोला, अकॉर्डिंग टू दिस सिस्टम वेजेस आर पेड ऑन द बेसिस ऑफ वर्क डन। दिखा, आपको जो वेजेस मिलेगा वो आपके वर्क डन के हिसाब से मिलेगा, नॉट ऑन द बेसिस ऑफ टाइम स्पेंड। आप जितना भी टाइम स्पेंड करोगे उसके हिसाब से हम पेमेंट नहीं देने वाले। सर मैंने 9 घंटा दिया, मेरे को 9 घंटे की पगार दो, ऐसा नहीं चलेगा। आपने जितना यूनिट बनाया उसके हिसाब से आपको पेमेंट मिलेगा। क्या ये बात सबको समझ में आया? सर नेक्स्ट लाइन में बोला, इन दिस सिस्टम दो डिफरेंट वेज रेट आर यूज। दो अलग अलग वेज रेट यूज किया जाता है, जैसे कि मैंने अभी बताया। एक होता है हाई वेज रेट एंड अदर इज लो वेज रेट। सर हाई वेज रेट क्या होता है? हाइयर रेट्स आर ऑफर्ड। हम हाइयर रेट्स उसको देंगे, उस एम्प्लॉय को हु परफॉर्म द वर्क मोर देन स्टैंडर्ड क्वांटिटी। हमने 100 डिसाइड किया था, उससे अगर आपने ज्यादा बनाया है तो हम आपको हाइयर रेट दे देंगे। और लोअर रेट आर ऑफर्ड टू दोस एम्प्लॉइज हु परफॉर्म द वर्क बिलो स्टैंडर्ड क्वांटिटी। हम उसको कम देंगे, लो रेट के हिसाब से देंगे। 10 रुपया डिसाइड किया था, मगर आपने 100 बनाया ही नहीं है, आपने 90 बनाया, तो हम आपका वेज रेट जो 10 रुपया डिसाइड किया था उससे भी कम देंगे, 9 रुपए देंगे। समझ में आया क्या? तो नेक्स्ट टाइम से वो क्या करेगा, वो चाहेगा कि मैं टारगेट तक पहुंच पाऊं। समझ में आया क्या? 2 पॉइंट सबको समझ में आया? चलिए अब बात करते हैं नेक्स्ट, फटीग स्टडी। फटीग के बारे में आपको पता है मेरे प्यारे बच्चों, अगर सपोज किसी इंसान से आप लगातार काम करवाते रहोगे तो वो थक जाएगा, वो उसके ऊपर प्रेशर आ जाएगा। प्रेशर की वजह से वो काम अच्छे से नहीं कर पाएगा, आपका प्रोडक्शन में भी खराबी होगा, वो अच्छे से आउटपुट नहीं निकाल पाएगा। तो फटीग का मतलब होता है कि मेरे प्यारे बच्चों, आप अपने वर्कर को लगातार काम मत करवाओ, समझो, उसे थोड़ा रेस्ट दो। समझ में आया? तो देखिए फटीग में क्या बोला है, फटीग लीड्स टू एन एडवर्स इफेक्ट। यस, अगर आप लोगों से फटीग स्टडी करवाते, मतलब कि फटीग स्टडी का मतलब यही है, आप अपने ऑर्गेनाइजेशन में फटीग स्टडी अप्लाई करना जरूरी है। अगर लगातार किसी से अगर आप काम करवाओगे तो उसके हेल्थ पे एक एडवर्स इफेक्ट आएगा और उसके एफिशिएंसी पे भी एक एडवर्स इफेक्ट आएगा, वो बराबर काम नहीं कर पाएगा। समझ में आया? इसीलिए ऑर्गेनाइजेशन अपने ऑर्गेनाइजेशन में क्या करती है मेरे प्यारे बच्चों, फटीग स्टडी अप्लाई करती है, जिससे वो अपने वर्कर को क्या करती है, लगातार काम नहीं करवाती। 5 घंटे तक लगातार काम करो, 1 घंटे का आपको ब्रेक देती है जिसके अंदर आप लंच कर सकते हो, थोड़ा रेस्ट कर सकते हो, फिर आप एकदम फ्रेश होकर फिर से 4 घंटे काम करोगे। लगातार 9 आवर्स किसी से काम करवाओगे तो मेरे प्यारे बच्चों आपका आउटपुट अच्छा नहीं निकलेगा, ये याद रहेगा, प्रोडक्शन अच्छा नहीं करके देगा वो। तो यहाँ पे वही बोला, फटीग इज जनरली कॉज ड्यू टू। फटीग किसकी वजह से होता है, उसके क्या कारण है? आप लोगों से अगर लंबे समय तक काम करवाओगे जिसके वजह से क्या होगा, आपने ब्रेक नहीं दिया तो प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगा। दूसरा, टारगेट प्रेशर दे दिया आपने, उसके ऊपर टारगेट दे दिया, भैया आपको 200 यूनिट बनाना है, जब तक नहीं बनेगा तब तक कुछ ब्रेक नहीं लेगा, तो टारगेट प्रेशर की वजह से भी फटीग हो सकता है, अच्छा काम करके नहीं देगा बेचारा वो। नेक्स्ट बोला हैवी वर्किंग टूल्स, आपने उसको वो टूल्स दे दिया, वो बेचारा उठा ही नहीं पा रहा वर्किंग टूल्स। समझ में आया? जिसकी वजह से काम बराबर होगा क्या भैया, उसके हेल्थ पे भी इशू होगा, एफिशिएंसी पे भी इशू होगा। ओके, एंड नेक्स्ट बोला पुअर वर्किंग कंडीशन, बेचारा जहां काम कर रहा है वहां पे अच्छी वर्किंग कंडीशन नहीं, वेंटिलेशन नहीं है, फैन नहीं है, तो है ही नहीं, तो फिर काम कैसे करेगा? समझ में आया? प्रॉपर लाइटिंग नहीं है जहां पे वो बेचारा काम कर रहा है, तो मेरे प्यारे बच्चों उससे प्रेशर आएगा, वो काम छोड़ के भाग जाएगा। समझ में? तो ये स्टडी करना बहुत जरूरी है। बोल रहा है द स्टडी ऑफ फटीग एंड स्टेप्स टू रिड्यूस द लेवल ऑफ फटीग इज वेरी इंपॉर्टेंट। दिखा, ओके, टू मेंटेन द ऑपरेशनल एफिशिएंसी ऑफ द एम्प्लॉइज। सो गाइस आपको 3 मैंने बता दिया। नेक्स्ट है टाइम स्टडी, बहुत इंपॉर्टेंट है टाइम स्टडी, ये भी एक है, टाइम स्टडी भी हम लोग देख लेंगे। टाइम स्टडी का मतलब होता है मेरे प्यारे बच्चों, सपोज मैंने किसी एक बंदे को टारगेट दिया है, तो ये टाइम के अंदर आपका काम होना चाहिए। समझ में आया? तो देखिए क्या बोला, इट इज द टेक्निक ऑफ ऑब्जर्विंग एंड रिकॉर्डिंग द टाइम टेकन बाय द एम्प्लॉय टू कंप्लीट द गिवन टास्क। ओके, यहाँ पे हम ऑब्जर्व करते हैं, ओके, एंड रिकॉर्ड करते हैं कि एक पर्सन को जो काम दिया था वो कितने टाइम में वो कंप्लीट करके दे रहा है, कहीं ज्यादा टाइम नहीं लगा रहा है ना, कम टाइम में काम करके दे रहा है कि नहीं दे रहा है। अगर कम टाइम में काम करके देगा तो उसे बोनस मिलेगा, अगर ज्यादा टाइम लगा रहा है तो भैया उसको पेनल्टी चार्ज करेंगे। बात समझ में आ गया? तो यहाँ पे वही बोल रहा है, दिस स्टडी इज बेस्ड ऑन द एवरेज स्पीड ऑफ द एम्प्लॉय। इससे हमें पता चल जाता है कि एवरेज स्पीड क्या होनी चाहिए हर एक एम्प्लॉय की। समझ में आया? नेक्स्ट पॉइंट बोल रहा है, द पर्पस ऑफ द टाइम स्टडी इज टू साइंटिफिकली डिटरमाइन द स्टैंडर्ड टाइम फॉर डूइंग अ जॉब अंडर गिवन कंडीशन। तो समझ में आया क्या बोला? द पर्पस ऑफ टाइम स्टडी, टाइम स्टडी का पर्पस ही क्या है, हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं, साइंटिफिकली एक डिटरमाइन कर सकते हैं स्टैंडर्ड टाइम, इस पर्टिकुलर जॉब को करने के लिए कितना टाइम लगना चाहिए। अगर एक एम्प्लॉय ने इसको करने के लिए 8 घंटे लगा दिया है, कितने घंटे, 8 घंटे में वो पर्टिकुलर जॉब कंप्लीट कर दे रहा है एक एम्प्लॉय, तो नेक्स्ट टाइम से मैं स्टैंडर्ड बना दूंगा कि मेरे यहाँ जितने भी एम्प्लॉय काम कर रहे हैं उसको अगर ये जॉब दूं तो वो 8 घंटे के अंदर कंप्लीट करना ही चाहिए। समझ में? तो मैंने एक पर्टिकुलर टाइम डिसाइड कर दिया, ये जॉब को कंप्लीट करने के लिए कितना होना चाहिए, 8 घंटे, क्यों एक आदमी ने कर चुका है 8 घंटे के अंदर, तो जितने भी एम्प्लॉय वहां पे काम करेंगे सबके लिए एक पर्टिकुलर स्टैंडर्ड टाइम हो गया कि 8 घंटे में ये जॉब कंप्लीट होना
चाहिए, समझ में आया। तो इसलिए यहाँ पे बोला स्टैंडर्ड टाइम फॉर डूइंग ए जॉब अंडर गिवन कंडीशन, इट हेल्प्स द मेजर ऑफ द एफिशिएंसी। इससे हम लोग क्या कर सकते हैं, अपने वर्कर की एफिशिएंसी मेजर कर सकते हैं। सो गाइस 4 पॉइंट यहाँ पे भी है, फटाफट देख लो। सबसे पहला ऑब्जर्व करना, रिकॉर्ड करना है, ओके। टाइम टेकन बाय द एम्प्लॉइज, उसके बाद एवरेज स्पीड हो जाती है, इससे पता चल जाता है आपको, ओके। ये एक साइंटिफिकली क्या है, डिटरमाइन करता है स्टैंडर्ड टाइम फॉर डूइंग ए पर्टिकुलर जॉब के लिए कितना स्टैंडर्ड टाइम लगना चाहिए। एंड लास्ट एंड पॉइंट हम लोग क्या करते हैं, इसमें मेजर कर देते हैं कि एक वर्कर की एफिशिएंसी चेक कर सकते हैं। नेक्स्ट है मेंटल रीवैल्यूएशन। सो गाइस मेंटल रीवैल्यूएशन क्या बोल रहा है, देखिए मेंटल रीवैल्यूएशन सितंबर 2021 में आया हुआ एग्जाम में है। द टेक्निक ऑफ मेंटल रीवैल्यूएशन इन्वॉल्व द चेंज इन एटीट्यूड ऑफ वर्कर एंड द मैनेजमेंट टुवर्ड्स ईच अदर। मेरे प्यारे बच्चों, ऑर्गेनाइजेशन में आपने देखा रहेगा, ओके, मैनेजमेंट का वर्कर के साथ जमता नहीं है, ओके, वर्कर का मैनेजमेंट के साथ जमता नहीं। अगर ऐसा रहेगा लोगों के प्रति, तो मेरे प्यारे बच्चों उस ऑर्गेनाइजेशन में कभी ग्रोथ नहीं हो पाएगा। तो इसलिए आपको क्या करना है, मेंटल रिवैल्यूएशन लाना है, मतलब कि मेरे प्यारे बच्चों वर्कर और मैनेजमेंट दोनों को मिलजुल के रहना है, समझ में आया। तो यहाँ पे वही बोल रहा है, ओके। तो ये टेक्निक क्या करता है मेंटल रिवैल्यूएशन में, जो आपके एटीट्यूड, वर्कर को भी अपना एटीट्यूड चेंज करना है और मैनेजमेंट को भी अपना एटीट्यूड चेंज करना है, समझ में आया, ओके। तो बात समझ में आ गया। मेंटल रिवैल्यूएशन ब्रिंग्स फुल कॉपरेशन फ्रॉम वर्कर फॉर अचीविंग द गोल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, समझ में आया। अगर मेंटल रिवैल्यूएशन रहेगा, लाओगे अपने यहाँ पे, तो आप लोग फुल कॉपरेशन के साथ काम करोगे, मिलजुल के काम करोगे और ऑर्गेनाइजेशन का जो गोल रहेगा वो आप अचीव कर सकते हो। दिस विल इंक्रीज, इससे क्या इंक्रीज होगा, प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी, प्रॉफिट होगा आपके ऑर्गेनाइजेशन का ही, बात समझ में। सो गाइज इसी के साथ फर्स्ट चैप्टर के हमने 4 पॉइंट जो थे हमने ये देख लिया। सो गाइज आई होप आपको ये फर्स्ट चैप्टर समझ में आ गया रहेगा। प्लीज छोटा छोटा एक बार आप लोग चाहिए तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो, फटाक से ले लो, इतने ही छोटे छोटे आपको लिख के आने। अब बात करते हैं हम लोग नेक्स्ट चैप्टर नंबर 2, दिख रहा है चैप्टर नंबर 2 में प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग। मेरे प्यारे बच्चों मैंने ऊपर लिख के भी दिया है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसमें से आपको टर्म्स एंड कंसेप्ट देखने को मिलते ही है। अब बट इंपॉर्टेंट क्या है सर, ये सब करने से अच्छा मैं आपको बोलता हूं, अगर आपने डिस्टिंग्विश बिटवीन पढ़ा है, ओके, तो आप पूरे के पूरे डायरेक्टिंग, स्टाफिंग, ऑर्गेनाइजिंग एंड प्लानिंग वहां से कर लीजिए, बात समझ में आ गया। बस मैं आपको मैनेजमेंट के बारे में बता रहा हूँ कि मैनेजमेंट ऑलरेडी आपने 11th चैप्टर में भी, 11th में थे स्टैंडर्ड में, तभी आपने पढ़ा था, राइट। तो मैनेजमेंट क्या है, देखिए मैनेजमेंट इज द आर्ट ऑफ गेटिंग थिंग वर्क डन थ्रू द एफर्ट्स ऑफ द सबऑर्डिनेट्स, बस, या फिर अदर पीपल टू अचीव द ऑर्गेनाइजेशन गोल। ऑलरेडी आपको पता है इसका डेफिनेशन, बहुत लोगों को पता है। अकॉर्डिंग टू हेनरी फ्योल ने भी एक डेफिनेशन दिया, टू मैनेज इज टू फोरकास्ट, टू प्लान, टू ऑर्गेनाइज, टू कमांड, टू कोऑर्डिनेट एंड टू कंट्रोल। ये सबका फेवरेट डेफिनेशन था 11th के अंदर, तो ऑलरेडी आपको ये याद हो जाएगा। मैनेजमेंट क्या ऐसी एक्टिविटी, मैनेजमेंट देखिए यहाँ पे क्या बोला, मैनेजमेंट इज एन एक्टिविटी विच इज एसेंशियल इन एवरी वॉक ऑफ लाइफ, सिंपल। और आगे बोला मैनेजमेंट इज यूनिवर्सल इन नेचर, ओके, हर जगह पे मैनेजमेंट अप्लीकेबल है, हर जगह पे मैनेजमेंट अप्लीकेबल मतलब अप्लाई होता ही होता है, समझ में। इसीलिए ये क्या है, यूनिवर्सल इन नेचर है। मेरे प्यारे बच्चों सेकंड चैप्टर में मेरे को नहीं लगता कि आपको कुछ और कराने की जरूरत है, बिकॉज यहाँ से आपको मोस्टली देखने को मिलता है, जो कि आप डिस्टिंग्विश बिटवीन अगर लर्न करते हो तो वहां से आपको ये पूरा का पूरा जो पॉइंट आपने डिस्टिंग्विश में दिखा है पूरा का पूरा वहां पर ठोक दीजिए, आपको 2 नंबर पूरे के पूरे मिल जाएंगे। बट मैनेजमेंट का नहीं था, तो इसलिए मैंने मैनेजमेंट का यहाँ पे रख के रखा है, ओके। अब बात करते हैं चैप्टर नंबर 3। चलो चैप्टर नंबर 3 में देखिए, एक है एंटरप्रेन्योर है, एग्रो टूरिज्म है, स्टार्टअप्स है, स्टैंडअप्स है, एंटरप्रेन्योर है, राइट। सारी चीजों को हम लोग डिस्कस करेंगे, डोंट वरी मेरे प्यारे बच्चों। देखिए सबसे पहला है एंटरप्रेन्योर। एंटरप्रेन्योर का मतलब भैया एंटरप्रेन्योर आर इनोवेटर्स, सबसे पहला पॉइंट आपको इतना ही लिखना है, समझ में आ गया। एंटरप्रेन्योर कौन होते हैं, ओके। इनोवेटर जिसके अंदर क्या होती है मेरे प्यारे बच्चों, दे आर, जिसको हम क्या बोल सकते हैं एंटरप्रेन्योर को सर, ओनर्स हैं, प्रोड्यूसर बोलते हैं, मार्केट क्रिएटर बोलते हैं, डिसीजन टेकर्स बोलते हैं, रिस्क टेकर्स। क्या 2 पॉइंट हो जाएगा, यस सर। एंटरप्रेन्योर्स आर रिफर्ड एज, क्या है ये, 4th फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन है, अलॉन्ग विद द अदर फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन सच एज लैंड, लेबर एंड कैपिटल। टोटल कितने, ओके, फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन है, टोटल 4, लैंड, लेबर, कैपिटल, एंड 4th कौन सा है सर, ओके, एंटरप्रेन्योर, समझ में आया। तो 4 है, ओके। अब बोल रहा है एंटरप्रेन्योर इज अ पर्सन, एंटरप्रेन्योर कौन होता है, एक ऐसा पर्सन हु स्टार्ट्स अ बिजनेस, जो क्या करता है, बिजनेस स्टार्ट करता है और हमेशा रिस्क लेने के लिए वो रेडी रहता है, समझ में आया, और उसी से वो पैसा बनाता है, समझ में आया। तो मेरे प्यारे बच्चों एंटरप्रेन्योर एक ऐसे पर्सन होते हैं जिसके अंदर क्या होती है मेरी खासियत, कि बच्चे वो हमेशा रिस्क लेने के लिए रेडी रहते हैं और इसी से वो अपने बिजनेस को आगे लेके जाते हैं, समझ में आया। तो कहीं ना कहीं 4 पॉइंट हमने देख लिया एंटरप्रेन्योर। एंटरप्रेन्योर आर इनोवेटर, ओके। एंटरप्रेन्योर कौन होता है, ओनर, प्रोड्यूसर, मार्केट क्रिएटर, डिसीजन टेकर एंड रिस्क टेकर, समझ में आ गया। तो ये बात सबको समझ में आ गया। एंटरप्रेन्योर आर रिफर्ड एज अ 4th फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन सच एज लैंड, लेबर एंड कैपिटल के बाद ये होते हैं, ओके। एंड एंटरप्रेन्योर कौन है, एक ऐसा पर्सन है जो बिजनेस स्टार्ट तो करता है एंड इज विलिंग टू रिस्क लॉस, दिखा वो रिस्क लेने के लिए उसके अंदर इतनी इच्छा रहती है कि वो रिस्क ले सकता है, एंड इसी से वो क्या करता है, पैसे बनाता है। क्या 4 पॉइंट सबको समझ में आ गया। प्लीज इतने ही छोटे छोटे 4 पॉइंट लिख के आना, आपको पूरे के पूरे 2 मार्क्स मिल जाएंगे। अब बात करते हैं एग्रो टूरिज्म। ऑलरेडी एग्रो टूरिज्म आपने चैप्टर नंबर 3 में ही पढ़ा हुआ है। एग्रो टूरिज्म मतलब कि हम क्या करते हैं मेरे प्यारे बच्चों, जो ये एक रूरल
जो चीजें हैं वहां पे डेवलपमेंट करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, अर्बन एरियाज वाले लोगों को अपने रूरल एरियाज में लेके आते हैं, एग्रो टूरिज्म के बारे में उनको बताते हैं, क्योंकि ये भूल गए हैं, क्या हो गए, भूल गए हैं कि खेती कैसी होती है, समझ में आया कि लोग वहां पे फसलें कैसे उगाई जाती है। तो इसके लिए क्या करते हैं, यहाँ पे उन लोग अर्बन वाले को रूरल एरियाज में लेके आ जाया जाता है, ताकि रूरल का डेवलपमेंट हो जाए मेरे प्यारे बच्चों, समझ में। अब ये अर्बन वाले रूरल में आएंगे तो कहीं ना कहीं इन्वेस्ट करेंगे कि नहीं करेंगे, गाँव में उधर जाएंगे, कुछ खाएंगे, कुछ खरीदेंगे, कुछ ये करेंगे, नहीं, इससे रूरल डेवलपमेंट होगा कि नहीं होगा। तो इसीलिए एग्रो टूरिज्म लाया गया। तो देखिए एग्रो टूरिज्म इन्वॉल्व्स एग्रीकल्चर बेसिस ऑपरेशन, यस यहाँ पे कौन सी होती है, एग्रीकल्चर बेसिस ऑपरेशन किया जाता है, और एक्टिविटी दैट ब्रिंग द विजिटर टू फार्म। दिखा, विजिटर को हम कहाँ लेके जाते हैं, फार्म में लेके जाते हैं। अब फार्म में लेके जाके क्या करेंगे मेरे प्यारे बच्चों, फार्म में लेके जाके हम लोग उनको दिखाएंगे खेती कैसी होती है, ओके, वो सारी चीजें दिखाई जाती है, ओके, पौधे कैसे उगाए जाते हैं, कैसे कैसे उगते हैं, तो वो सारी चीजें देखते हैं वहाँ पे। एग्रो टूरिज्म एक्टिविटी इंक्लूड्स, दिखा इसके अंदर क्या, पिकिंग फ्रूट्स, टेंडिंग बीज, मिल्किंग काउज एंड अदर एजुकेशनल परस्यूट्स किया जाता है। बात समझ में आ गया, इसके अंदर ये सारी एक्टिविटीज आती है। 2 पॉइंट हो गए। थर्ड पॉइंट क्या बोल रहा है, डेफिनेशन, एग्रो टूरिज्म इज द आइडिया, क्या है ये, एक आइडिया है, ब्रिंगिंग, किसको लेके आना है, अर्बन रेसिडेंट को कहां लेके आना है, रूरल एरियाज में, फॉर किस लिए, लीजर ट्रेवल एंड स्पेंडिंग के लिए, समझ में आया, जिससे एग्रो टूरिज्म की वजह से रूरल डेवलपमेंट भी हो जाए। सो 3 पॉइंट थे, तीनों पॉइंट आपको बैठ हो जाने चाहिए। अब बात करते हैं मेरे प्यारे बच्चों स्टार्टअप्स, ओके। तो सबसे पहला स्टार्टअप्स जो था वो किसका इनिशिएटिव था मेरे प्यारे बच्चों, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का। तो पहला पॉइंट आपको यही लिखना है, ओके। द कैंपेन वाज फर्स्ट अनाउंस्ड बाय द इंडियन प्राइम मिनिस्टर मिस्टर नरेंद्र मोदी ड्यूरिंग द 15 अगस्त 2015। दिखा, ये कब अनाउंस किया गया था ये कैंपेन मेरे प्यारे बच्चों, ये कैंपेन अनाउंस किया गया था, फर्स्ट अनाउंस बाय किसके द्वारा, इंडियन प्राइम मिनिस्टर, कौन थे सर, मिस्टर नरेंद्र मोदी, ड्यूरिंग हिज 15 अगस्त 2015 को एड्रेस फ्रॉम कहां पे, रेड फोर्ट, मतलब कि लाल किला, वहां पे ये अनाउंस हुआ था मेरे प्यारे बच्चों। अब बोल रहा है द एक्शन प्लान, जो क्या था, एक्शन प्लान ऑफ दिस इनिशिएटिव इज फोकसिंग 3 एरियाज, ये किसके ऊपर, 3 एरियाज के ऊपर फोकस करता है। सबसे पहला सिंप्लीफिकेशन एंड हैंड होल्डिंग, सबसे पहला क्या था, सिंप्लीफिकेशन एंड हैंड होल्डिंग, दूसरा फंडिंग सपोर्ट एंड इंसेंटिव्स, एंड थर्ड था इंडस्ट्री एकेडमिया पार्टनरशिप एंड इंक्यूबेशन। इन 3 एरिया के ऊपर फोकस किया गया था। प्लीज ये आपको एक बार देख लेना, अगर आ गया तो आप लिख लेना मेरे प्यारे बच्चों, 2 के 2 मार्क्स आपको मिल जाएंगे। नेक्स्ट है स्टैंड अप। अब स्टैंड अप क्या था, देखिए, स्टैंड अप इंडिया वाज लॉन्च बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ऑन 5 अप्रैल 2016। ये कभी लॉन्च हुआ गया था, लॉन्च किया गया था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा ही लॉन्च किया गया था, बट कौन से डेट को किया गया था, 5 अप्रैल 2016 के लिए, टू सपोर्ट द एंटरप्रेन्योरशिप अमंग वुमेन एंड SC/ST कम्युनिटीज के लिए, समझ में आया, एंटरप्रेन्योरशिप अमंग किसके लिए था ये, वुमेन या फिर SC/ST कम्युनिटीज के जो लोग थे उनके लिए था। अब बोला दिस द स्कीम ऑफर्स बैंक लोन, आपको यहां से इस स्कीम से आपको बैंक लोन मिल जाता था बिटवीन ₹10 लाख से लेके 1 करोड़ तक आपको क्या मिल जाता था मेरे प्यारे बच्चों, 1 CR तक, 10 लाख से लेके 1 CR तक आपको क्या मिल जाता था मेरे प्यारे बच्चों, ओके, लोन मिल जाता था, ओके, फॉर द शेड्यूल्ड कास्ट के लिए, शेड्यूल्ड ट्राइब्स के लिए, वुमेन फॉर सेटिंग अप अ न्यू एंटरप्राइज आउटसाइड ऑफ द फार्म सेक्टर, अगर वो अपने फार्म सेक्टर के आउटसाइड कोई बिजनेस एंटरप्राइज ओपन करना चाहते हैं तो उनको लोन मिल जाता था 10 लाख से लेके कहां तक मेरे प्यारे बच्चों, 1 करोड़ तक का, समझ में आ गया। अब बोल रहा है एंटरप्रेनर, एंटरप्रेनर क्या है, देखिए, अब एंटरप्रेनर जैसे कि लेट सपोज मेरे प्यारे बच्चों मैं एक ओनर हूं, मैं किसी एंटरप्राइज का ओनर हूं, बट मेरे एंटरप्राइज में एक एम्प्लॉय भी है जो काम कर रहा है, ओके। अब ये एम्प्लॉय अपनी मेहनत से मेरे ऑर्गेनाइजेशन को ऊपर की तरफ लेके जा रहा है, क्योंकि वो मेहनत वो कर रहा है, राइट, ओनर मैं हूं, मेहनत वो कर रहा है, राइट, वो अपने आइडियाज जनरेट कर रहा है, अपने आइडियाज से मेरी ऑर्गेनाइजेशन को ऊपर की तरफ लेके जा रहा है, बस वो जो पर्सन है ना, एम्प्लॉय मेरा, उसको बोलते हैं एंटरप्रेन्योर, आई, और ई वाला जो एंटरप्रेन्योर है वो मैं हूं, ओनर। बात समझ में आ गया। तो यहाँ पे आई की बात कर रहा मतलब मेरे एम्प्लॉय की बात कर रहा है। तो चलिए देखिए, एन एंटरप्रेन्योर इज एन एम्प्लॉय, दिखा एंटरप्रेन्योर कौन होते हैं, एम्प्लॉय होते हैं, हु हैज द अथॉरिटी, मैंने उसको अथॉरिटी दे के रखा है, एंड सपोर्ट फॉर हिज कंपनी, वो मेरी कंपनी को क्या कर रहा है, सपोर्ट कर रहा है, ओके, टू इम्प्लीमेंट हिज ओन इनोवेटिव एंड क्रिएटिव आइडियाज से, समझ में आ गया। बोल रहा है बाय गेफर्ट पिंचोट इल, जिसने बताया एंटरप्रेन्योर्स आर द ड्रीमर्स, एंटरप्रेन्योर कौन होते हैं, ड्रीमर्स होते हैं, who take hand on the responsibility, yes, जिनके हाथों में हम क्या कर देते हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटी दे देते हैं, फॉर क्रिएटिंग अपने इनोवेशन ऑफ एनी काइंड विद इन अ बिजनेस, दिखा अपने इनोवेशन से वो हमारे ऑर्गेनाइजेशन को आगे लेके जाते हैं। क्या ये बात सबको समझ में आ गया सर? 3 चैप्टर के हमारे टर्म्स एंड कंसेप्ट कंप्लीट हो गए। ओके, अब हम लोग बात करते हैं चैप्टर नंबर 4। सब सिंपल है, चैप्टर नंबर 4 तो सबसे सिंपल है, ट्रांसपोर्ट, ऑलरेडी आपको पढ़ने की जरूरत नहीं, एक बार आपने देख लिया आपको समझ में आ जाएगा। क्या बोल रहा है ट्रांसपोर्ट, ट्रांसपोर्टेशन इज द मूवमेंट, बस भैया ट्रांसपोर्ट के दौरान हम मूवमेंट तो करवाएंगे, किसका, इंसानों का, एनिमल्स का, गुड्स का, एक स्थान से दूसरे स्थान तक। क्या पहला पॉइंट सबको समझ में आ गया? और इट कैन बी डिफाइंड एज मींस कैरिंग ऑफ गुड्स एंड पीपल फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस, सिंपल है ये।
ओके, जनरली ट्रांसपोर्टेशन इज कैरिड थ्रू वेरियस मोड्स। देखा, ट्रांसपोर्टेशन जो हम लोग करते हैं वो बहुत सारे वेरियस सोर्स है जिसके द्वारा हम ट्रांसपोर्ट कर सकते हैं, जैसे रेलवेज के द्वारा, रोड्स के द्वारा, वाटरवेज के द्वारा एंड एयरवेज के द्वारा। सो गाइस इतना आप लिख के आइए। नेक्स्ट बोल रहा है कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन जो जुलाई 2023 में आया था, दिखा, तो कम्युनिकेशन इज एन आर्ट ऑफ एक्सचेंजिंग आइडिया। कम्युनिकेशन क्या है? ओके, एक आर्ट है जिसमें हम एक्सचेंज करते हैं अपने आइडियाज, अपने फैक्ट, अपने इंफॉर्मेशन फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर पर्सन या फिर वन एंटिटी टू अनदर एंटिटी। बात समझ में आ गया? पहला पॉइंट समझ में आ गया। द प्रोसेस ऑफ पासिंग, ये जो प्रोसेस किया जा रहा है यहां से वहां तक पास किया जा रहा है कोई भी इंफॉर्मेशन एक पर्सन से लेकर दूसरे पर्सन के विद द हेल्प ऑफ सम मीडियम, कुछ मीडियम हो सकते हैं जिससे हम कर रहे हैं, उसको ही बोला जाता है कम्युनिकेशन। अब वो मीडियम ईमेल हो सकता है, व्हाट्सअप हो सकता है, मैसेजेस हो सकता है, तो ये जो जिसके द्वारा मोबाइल फोन हो सकता है, तो इसे हम बोलेंगे कम्युनिकेशन। समझ में आया? बस, कम्युनिकेशन इज अ वेरी सिंपल प्रोसेस। कम्युनिकेशन बहुत सिंपल प्रोसेस है मेरे प्यारे बच्चों, वेयर मैसेज इज बीइंग ट्रांसफर्ड, यहां से मैसेज भेजा जा रहा है, ट्रांसफर किया जाता है फ्रॉम सेंडर टू द रिसीवर। सेंडर मतलब जो सेंड करने वाला, रिसीवर जिसको मैसेज मिलने वाला है। समझ में आ गया? कम्युनिकेशन प्लेज एन वाइटल रोल इन टूडेज लाइफ। कम्युनिकेशन बहुत इंपॉर्टेंट रोल अदा कर रहा है आज के लाइफ में। समझ में आ गया मेरे प्यारे बच्चों? 4 पॉइंट थे, चारों पॉइंट हमने आपको डिस्कस कर दिया। बात करते हैं बैंकिंग। ऑलरेडी बैंकिंग आपके लिए पुराना है, ऑलरेडी आपने बहुत पहले से जानते हो बैंकिंग के बारे में बच्चों। लिखा क्या? द टर्म बैंक कम्स फ्रॉम द फ्रेंच वर्ड। बैंक कहां से आया? फ्रेंच वर्ड। फ्रेंच वर्ड में बैंक को क्या बोला जाता था? बैंको। बैंको का मतलब ही क्या? बस ये जो बेंच है जिसके ऊपर आप बैठे रहते हो, पढ़ते हो, बस ये बेंच को ही हम लोग क्या बोलते हैं? बैंक। बात समझ में आ गया? अब बैंक इज ए फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन। बैंक क्या है? एक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन। ये किसके अंदर डील करता है? मनी, डिपॉजिट एंड एडवांस एंड अदर रिलेटेड सर्विस। 4 चीजों में डील करता है, मनी, डिपॉजिट, एडवांस एंड अदर रिलेटेड सर्विसेज। बैंक प्रोवाइड करता है बहुत सारी सर्विसेज, मनी से रिलेटेड, फाइनेंस रिक्वायरमेंट ऑफ द कंज्यूमर से रिलेटेड। बात समझ में आ गया? तो 3 पॉइंट हो गए। अब बोल रहा है इन इंडिया बैंक्स आर रेगुलेटेड बाय द इंडियन बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949। इंडिया में जितने भी बैंक्स हैं सबको एक बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949 के तहत अपने आप को ओके करना है। जो भी काम वो करते हैं उनके रूल्स एंड रेगुलेशन को फॉलो करना है, किसके? बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949 के। समझ में आ गया? सो गाइस ये भी हो गया। बात करते हैं इंश्योरेंस। इंश्योरेंस में देखिए, इंश्योरेंस का मतलब क्या? इंश्योरेंस किस लिए करवाया जाता है? ताकि हम अपने प्रोटेक्ट कर सके, हमारे फाइनेंशियल लॉस को बचा सके। समझ में आ गया क्या? तो इंश्योरेंस का मतलब ये है प्रोटेक्शन फ्रॉम फाइनेंशियल लॉस। जो हमें फ्यूचर में कुछ लॉस होने वाला है, रिस्क होने वाला है, उस रिस्क से बचने के लिए हम लोग क्या करते हैं? इंश्योरेंस करवा लेते हैं मेरे प्यारे बच्चों। इंश्योरेंस इज अ कॉन्ट्रैक्ट। यस, इंश्योरेंस क्या है? एक कॉन्ट्रैक्ट है। किसके बीच में होता है? एक इंश्योरर और एक इंश्योर्ड पर्सन के बीच में। जहां पे इंश्योरर क्या होता है? मतलब ये कंपनी क्या करती है? हम आपको कंपनसेट देंगे। ओके, किसको देंगे? इंश्योर्ड पर्सन को। अगर कुछ लॉस होता है इंश्योर्ड पर्सन का, तो इंश्योर्ड मतलब वो इंसान जो अपना इंश्योरेंस निकलवा रहा है। द इंश्योर्ड हैज टू पे। समझ में आया? ये तो कंपनी ने बोला कि हम आपको पैसे देंगे, किसको देंगे? इंश्योर्ड पर्सन को देंगे, बट इंश्योर्ड पर्सन भी तो कुछ तो पे करेगा उसको। ओके, जो वो पे करता है फिक्स सम ऑफ मनी टाइमली बेसिस पे इंश्योरर को, उसको बोलते हैं प्रीमियम। क्या बोलते हैं? प्रीमियम। समझ में? इट प्रोवाइड द आइडेंटिफिकेशन अगेंस्ट द वेरियस लॉसेस। ओके, सो गाइस इसी के साथ ये 4 पॉइंट भी हमारे खत्म हो गए। अब नेक्स्ट है वेयर हाउस। वेयर हाउस क्या है? वेयर हाउस एक दिख रहा है, वेयर हाउस अ प्लेस वेयर गुड्स आर केप्ट ऑन द लार्ज स्केल इन अ सिस्टमैटिक मैनर। वेयर हाउस क्या है? वेयर हाउस एक वो जगह है जहां पे हम लोग क्या करते हैं? गुड्स को रखते हैं एक सिस्टमैटिक मैनर में। जब उस गुड्स की जरूरत होगी मार्केट में, उस गुड्स को निकाल के मार्केट में भेज दिया जाएगा। बात समझ में आ गया? सो गाइस ये समझ में आया। द प्रोसेस ऑफ स्टोरिंग गुड्स इन अ वेयर हाउस। ध्यान सुना, वेयर हाउस अलग है, वेयर हाउसिंग अलग है। समझ में आया? ओके, वेयर हाउस का मतलब मैंने आपको बता दिया, वेयर हाउस वो जगह है, बस वो जगह जो है उसको बोलते हैं वेयर हाउस। समझ में? जहां पे हमने गुड्स रखा है और उसके अंदर जो एक्टिविटी हम करने वाले हैं ना, ओके, ग्रेडिंग करना, पैकेजिंग करना, बस वो जो प्रोसेस हम कर रहे हैं, जो प्रक्रिया हम उसके अंदर कर रहे हैं, उस प्रक्रिया को बोला जाता है, उस प्रोसेस को बोला जाता है वेयर हाउसिंग। ये याद रहेगा सबको। तो मेरे प्यारे बच्चों यहाँ पे वही बोला, द प्रोसेस ऑफ स्टोरिंग गुड्स इन वेयर हाउस इन अ सिस्टमैटिक मैनर इज कॉल्ड एज वेयर हाउसिंग। याद रहेगा? ओके, डेफिनेशन बोला, अ वेयर हाउस इज डिफाइंड एज एस्टेब्लिशमेंट फॉर द स्टोरेज और एक्यूमुलेशन ऑफ गुड्स। वेयर हाउस क्या क्रिएट करता है? टाइम यूटिलिटी। क्या क्रिएट करता है? टाइम यूटिलिटी। और डेफिनेशन आपको समझ में आ गया। ऑलरेडी आपने वेयर हाउस के टाइप्स ऑफ वेयर हाउस मैंने पढ़ाया है। ओके, उसके अंदर मैंने फंक्शंस ऑफ वेयर हाउस भी पढ़ाया है, जिसके अंदर आपको मैंने एकदम डिटेल में समझाया, बट आप यहाँ से ये 4 पॉइंट लिख के आना। ओके, नेक्स्ट चैप्टर में आते हैं। चैप्टर नंबर 5 क्या बोल रहा है? चैप्टर नंबर 5 है ई बिजनेस। B2B है, B2C है, C2C है, आउटसोर्सिंग है, BPO है, LPO है, KPO है। याद रहेगा? तो सबसे पहला ई बिजनेस एंड आउटसोर्सिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखो। तो सबसे पहले ई बिजनेस के बारे में जानते हैं। ई बिजनेस क्या होता है? द टर्म ई बिजनेस दैट इज इलेक्ट्रॉनिक बिजनेस। ई बिजनेस क्या है? इलेक्ट्रॉनिक बिजनेस है। इज डराइव फ्रॉम, कहां से ड्राइव हुआ था?
सर ये टर्म ईमेल एंड ई कॉमर्स से ड्राइव हुआ था। ये बात सबको समझ में आ गया, कहाँ से ड्राइव हुआ था मेरे प्यारे बच्चों? ईमेल एंड ई कॉमर्स से। इट इज नथिंग बट कंडक्टिंग अ बिजनेस वाया द इंटरनेट। और ई बिजनेस जो होता है मेरे प्यारे बच्चों, ये बिना इंटरनेट के चलेगा ही नहीं, इंटरनेट की जरूरत पड़ेगी। तो यहाँ पे यही बोला, कंडक्टिंग द बिजनेस वाया द इंटरनेट। ओके, इट इंक्लूड्स, इसके अंदर क्या है, ई बिजनेस के अंदर हम लोग करते क्या है सर? इसके अंदर किया जाता है बाइंग एंड सेलिंग किया जाता है। किसका सर? गुड्स एंड सर्विसेज का। बट किसके थ्रू होगा? इंटरनेट। इंटरनेट नहीं रहेगा तो आप नहीं कर पाओगे। समझ में आ गया? आगे बोला ई बिजनेस ट्रांजेक्शन। ई बिजनेस ट्रांजेक्शन आर फोन पे हो गया, गूगल पे हो गया, स्विगी हो गया, ओला हो गया, एक्सेट्रा। ये सारे के सारे जो बिजनेस किए जा रहे हैं मेरे प्यारे बच्चों, ये सारे के सारे बिजनेस इंटरनेट के थ्रू किए जा रहे हैं। अगर इंटरनेट नहीं रहेगा तो ये सारे बिजनेस फ्लॉप हो जाएंगे, बंद हो जाएंगे। बात समझ में आ गया? ओके, बात करते हैं नेक्स्ट B2B। B2B का मतलब होता है बिजनेस टू बिजनेस। मतलब कि एक सामने वाली फर्म भी बिजनेस है और एक आप भी बिजनेस हो। आप क्या कर रहे हो? ट्रांजेक्शन कर रहे हो एक दूसरे से। बिजनेस वो बिजनेस है, आप यहाँ से गुड्स उसको दे रहे हो और वो भी आपको गुड्स दे रहा है। तो ये B2B के बीच में जो ट्रांजेक्शन किया जा रहा है इसको बोलते हैं B2B। हियर द ट्रांजेक्शन बिटवीन बिजनेस फर्म टू द बिजनेस, याद रहेगा, इन्वॉल्व ई कॉमर्स ट्रांजेक्शन। ई कॉमर्स के द्वारा कराया जा रहा है। बिजनेस फर्म इंटरेक्ट विथ ईच अदर, ओके, फॉर अ वेराइटी ऑफ सर्विसेज के लिए। हो सकता है वेराइटी ऑफ सर्विस हो सकता है बहुत सारे गुड्स के लिए ये किया जा रहा है। ओके, दिस इंक्लूड सप्लाइंग द एंसिलरी पार्ट्स, कंपोनेंट्स टू मैन्युफैक्चरिंग एंड ऑल्सो प्रोवाइडिंग, दिख रहा है, कैटरिंग सर्विसेज एंड मेन पावर। समझ में आ गया? तो गाइज ये था हमारा B2B। अगर मैं बात करूं B2C की बात करूं तो B2C का मतलब होता है बिजनेस टू कंज्यूमर्स। ओके, सामने वाला सपोज मान के चलो कंज्यूमर से, यहाँ पे बिजनेस है, इन दोनों के बीच में जो ट्रांजेक्शन किया जा रहा है ऑनलाइन के द्वारा, इसे बोलते हैं B2C। समझ में आया? आपने फ्लिपकार्ट सुना होगा, फ्लिपकार्ट। ओके, तो वो सामने वाला कंज्यूमर है, यहाँ पे बिजनेस है। आप क्या करते हो? बिजनेस से क्या करते हो? ऑनलाइन गुड्स बाय करते हो। समझ में? आप कंज्यूमर हो, ये बिजनेस है। इन दोनों के बीच में जो ट्रांजेक्शन हुआ ऑनलाइन ट्रांजेक्शन, इसे बोला जाता है B2C। समझ में आया? तो चलिए देखिए क्या बोल रहा है। बोल रहा है द ट्रांजेक्शन अंडर B2C आर बिटवीन द बिजनेस फर्म एंड द कंज्यूमर्स। यस, ये जो ट्रांजेक्शन होगा किसके बीच में होगा? बिजनेस फर्म एंड द कंज्यूमर्स के बीच में। फर्म यूज देयर साइट्स, फर्म यूज करेगी अपनी साइट फॉर रेंज ऑफ मार्केटिंग एक्टिविटीज के लिए। समझ में आ गया? दिस इंक्लूड, इसके अंदर फर्म क्या करती है? प्रमोशन करती है अपने प्रोडक्ट का, इंफॉर्मेशन देती है, रिव्यू बताती है अपने प्रोडक्ट के बारे में, सर्विस के बारे में, एंड डिलीवरी ऑफ प्रोडक्ट एट द डोर स्टेप, आपके डोर स्टेप पे आपको प्रोडक्ट ला के देती है। एग्जाम्पल अगर देखा जाए वेबसाइट www.flipkart.com। समझ में आ गया? नेक्स्ट है C2C। क्या है मेरे प्यारे बच्चों? C2C, कंज्यूमर टू कंज्यूमर। आपने OLX सुना रहेगा। OLX पे जो गुड्स बेचने वाला बंदा है वो भी कंज्यूमर्स है, और OLX पे जो गुड्स खरीदने वाला बंदा है वो भी कंज्यूमर है। दोनों के दोनों कंज्यूमर्स है। समझ में आ गया? तो मेरे प्यारे बच्चों चलिए यहाँ पे देखिए, कंज्यूमर टू कंज्यूमर इन्वॉल्व द इलेक्ट्रॉनिकली फैसिलिटेड ट्रांजेक्शन बिटवीन द कंज्यूमर टू कंज्यूमर। समझ में आया? थ्रू द सेम थर्ड पार्टी, सम थर्ड पार्टी मतलब कंज्यूमर्स। ओके, अ कॉमन कस्टमर पोस्ट एन आइटम फॉर सेल एंड अदर कंज्यूमर्स बिड ऑक्शन टू परचेज। दिखा, एक सामने वाला पर्सन कस्टमर है, वो पोस्ट किया अपने आइटम को किसके ऊपर? OLX के ऊपर, एंड सामने वाला जो कस्टमर है वो उसको खरीद रहा है। समझ में आया? तो यहाँ पे वही बोला गया है। ओके, द साइट्स आर ओनली इंटरमीडियरी। जो साइट है OLX का, ये इंटरमीडियरी से दोनों को मिलाने का काम कर रही है। समझ में आया? जस्ट टू मैच द कंज्यूमर। एग्जाम्पल यहाँ पे दिया वेबसाइट जो eBay दिया हुआ है, यहाँ पे eBay दिया, आप OLX भी लिख सकते हो। बात करते हैं नेक्स्ट आउटसोर्सिंग की। किसकी बात करते हैं? आउटसोर्सिंग। मेरे प्यारे बच्चों इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में 2 बार आ चुका है, देख लो। आउटसोर्सिंग जो है क्या है? आउटसोर्सिंग का मतलब क्या होता है? जैसे कि मान के चलो मेरा एक क्लासेस है, राइट। अब ये क्लासेस में मेरे प्यारे बच्चों, में आपको एग्जाम्पल भी देता हूँ। क्लासेस है मेरा, अब मेरे क्लासेस में मेरा कोर एरिया क्या है? सर टीचिंग, मेरे स्टाफ। समझ में आया? ये मेरा कोर एरिया है। क्या मेरे क्लासेस में जो झाड़ू पोछा करने वाला है, ये मेरा नॉन कोर एरिया है। ओके, ये क्या है? नॉन कोर एरिया। तो मैं क्या करूंगा, अपने नॉन कोर एरिया जो है मैं उस, ओके, नॉन कोर एरिया मतलब झाड़ू पोछा करने का काम हो गया। ओके, तो मेरे प्यारे बच्चों ये जो झाड़ू पोछा करने का काम हो गया, अगर मैं अपने एम्प्लॉय को दूंगा तो मेरा एम्प्लॉय यहाँ पे ना ज़्यादा पेमेंट मांगेगा। समझ में? तो मैं क्या करता हूँ, किसी थर्ड पार्टी को पकड़ता हूँ, बोलता हूँ भैया थर्ड पार्टी आ जाइए, खाली मेरे को आके यहाँ पे पोछा बिछा क्लास में मार के आपको चले जाना है। समझ में आ गया? तो मेरे प्यारे बच्चों ये जो कॉन्ट्रैक्ट मैं किसी थर्ड पार्टी के साथ कर रहा हूँ, बट कौन से एरिया में कर रहा हूँ वो इंपॉर्टेंट है। क्या मेरा कोर एरिया वही है? मेरा कोर एरिया तो पढ़ाना है, टीचिंग करना है, तो मेरा कोर एरिया टीचिंग, मैं टीचिंग वाले फील्ड में उसको नहीं ला रहा हूँ। मैं कौन सा? नॉन कोर एरिया। बिकॉज अगर वो क्लीन नहीं रहेगा मेरा क्लास, तो मेरे प्यारे बच्चों मेरे पास बच्चे नहीं आ सकते फिर। तो वो भी क्लीन होना बहुत जरूरी है, बट वो कौन सा एरिया? नॉन कोर एरिया। तो समझ में? नॉन कोर एरिया में हम क्या करते? किसी थर्ड पार्टी के साथ कॉन्ट्रैक्ट करते, उनको क्या करते? कम पैसे में, समझ में? कम पैसे में ही वो हमारा काम करके देते। अगर उसकी जगह पे मैंने एक एम्प्लॉय अपना रखा होता, तो मेरे प्यारे बच्चों एम्प्लॉय को मेरे को पूरे महीने का पगार देना पड़ता था कि वो पूरा 9 घंटा यहाँ पे रहता। क्या 9 घंटे तक वो झाड़ू मारता रहता था क्या? आंसर इज नो गाइस। वो झाड़ू मारने का काम कितने मिनट का है सर? 10-15 मिनट का बस। तो भाई मारो और चले जाओ। समझ में आया?
तो मेरे प्यारे बच्चों अगर वो एम्प्लॉय मेरे यहाँ पे अगर रहता, मैं एम्प्लॉय को रखता यहाँ पे, तो मेरे प्यारे बच्चों वो 9 घंटे के हिसाब से पगार लेता। मैंने क्या किया, 10 मिनट के लिए कितना पेमेंट होता है उतना देके हटा देते। तो यहाँ पे कंपनी क्या करती है, आउटसोर्सिंग करती है। कौन से एरिया में करती है, नॉन कोर एरिया, अपने कोर एरिया नहीं। कोर एरिया का मतलब उसका मेन एरिया, मेन एरिया में ये काम नहीं करवाती। कहाँ पे करवाती है, नॉन कोर एरिया में। समझ में आया? तो चलिए क्या होता है, इससे क्या फायदा होता है पढ़ते हैं। देखिए आउटसोर्सिंग इज द प्रोसेस। आउटसोर्सिंग क्या प्रोसेस है, हम लोग कॉन्ट्रैक्ट देते हैं बिजनेस फंक्शन को, किसको, जो स्पेशलाइज्ड एजेंसी उसको। मोस्टली द कौन से एरिया में देते हैं, नॉन कोर एरिया, जो हमारा इंपॉर्टेंट एरिया नहीं है। ओके, सच एज आउटसाइड बाय द आउटसोर्स बाय द कंपनी। समझ में, हमने आउटसोर्स कर दिया। आइए आप मार्केट चले जाइए, बस समझ में। द कंपनी मेक्स अ फॉर्मल एग्रीमेंट, एक मैं एग्रीमेंट बनाता हूं उनके साथ। ओके, एक फॉर्मल एग्रीमेंट बनेगा, कॉन्ट्रैक्ट बनेगा विद द एजेंसीज, कॉन्ट्रैक्टर के साथ। भैया 1 साल तक आपको आना है, झाड़ू मारना है, पोछा मारना है, चले जाना है, बस। समझ में आ गया क्या, हम आपको इतना पेमेंट देंगे, बस। समझ में आ गया? ओके, एग्जाम्पल द मॉल्स, ऑफिसेस, आउटसोर्स। दिख रहा है यहाँ पे क्या बोला है? ओके, द मॉल्स हो गया, ऑफिसेस। ओके, आउटसोर्स फैसिलिटीज लाइक कैंटीन, सैनिटेशन, सिक्योरिटी एक्सेट्रा, ये जो किया जाता है आपने देखा रहेगा। ओके, मॉल विल के अंदर ये सारी चीजें, जो गेट पे सिक्योरिटी रहते हैं, ये सारी चीजें, ये कौन है, आउटसोर्स है। वो कंपनी के एम्प्लॉय नहीं होते। समझ में आ गया? ये आउटसोर्स किए रहते हैं। समझ में आया? देयर इज अ कॉस्ट एडवांटेज इन आउटसोर्सिंग, इससे कॉस्ट एडवांटेज, कॉस्ट का फायदा होता है आउटसोर्सिंग से। अब मुझे बताओ, अगर मैंने एक एम्प्लॉय रखा होता तो उसको 9 घंटे के हिसाब से पूरी सैलरी 10,000 रुपये देने पड़ती थी। अब मैंने क्या किया मेरे प्यारे बच्चों, मैंने आउटसोर्स करवा दिया, सामने वाले को रखा, वो झाड़ू मारता है, चला जाता है, 2,000 में काम हो जाता है। 8,000 रुपये की बचत हुई कि नहीं हुई, बोलो हाँ सर। समझ में आया? तो मेरे प्यारे बच्चों आउटसोर्स इसलिए किया जाता है। नेक्स्ट है बीपीओ। बीपीओ का मतलब बिजनेस प्रोसेस आउटसोर्सिंग। बिजनेस प्रोसेस आउटसोर्सिंग रिफर्स टू द आउटसोर्सिंग ऑफ नॉन प्राइमरी एक्टिविटीज। ओके, नॉन प्राइमरी एक्टिविटीज ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। यस, यहाँ पे भी हम लोग आउटसोर्स करते हैं, बट कौन से एरिया में करते हैं, नॉन प्राइमरी एक्टिविटीज ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन टू द एक्सटर्नल ऑर्गेनाइजेशन टू मिनिमाइज द कॉस्ट एंड इंक्रीज द एफिशिएंसी। समझ में आया? किसी को देते हैं, किसी एक्सटर्नल ऑर्गेनाइजेशन को दे देते हैं मेरे प्यारे बच्चों कि भैया आप इधर आइए, काम करके जाइए। इससे क्या होगा, कॉस्ट भी कम लगेगा और हमारी एफिशिएंसी भी बढ़ जाती है। फॉर एग्जांपल कस्टमर केयर सेंटर फॉर वेरियस बैंक सर्विसेज प्रोवाइडेड एक्सेट्रा। आपने देखा रहेगा कस्टमर केयर सेंटर जो होता है, ओके, बैंकों के, तो आपने देखा रहेगा जैसे एसबीआई हो गया, यूनियन बैंक हो गया, ये कैसे, ये सब सरकारी बैंक है, राइट, ये गवर्नमेंट बैंक है। मगर इनके यहाँ पे जो कस्टमर केयर में बैठे हुए लोग रहते हैं, वो एजेंसी के द्वारा आए हुए रहते हैं, उनकी पगार बहुत कम होती है मेरे प्यारे बच्चों। तो क्या हो रहा है, कम टाइम में अच्छा काम करके दे रहे हैं ना कंपनी को, बस बात खत्म। समझ में आ गया? तो यही चीज है। ओके, नेक्स्ट बात करते हैं एलपीओ, लीगल प्रोसेस आउटसोर्सिंग। लीगल प्रोसेस मतलब जो लीगल काम होता है ना कंपनी का, उसके लिए। तो बोल रहा है लीगल प्रोसेस आउटसोर्सिंग रिफर्स टू द प्रैक्टिकल, दिख रहा है, सॉरी, प्रैक्टिस ऑफ लॉ फर्म और कॉर्पोरेशन ऑब्टेनिंग, ओके, लीगल सपोर्ट सर्विसेज फ्रॉम द ड्राफ्टिंग द लीगल डॉक्यूमेंट्स हो गया, परफॉर्मिंग लीगल रिसर्च एंड ऑफरिंग कंसल्टेशन, ये सारी जो काम करते हैं ये होता है लीगल प्रोसेस आउटसोर्सिंग। नेक्स्ट है केपीओ। केपीओ का मतलब होता है नॉलेज। ओके, केपीओ का मतलब होता है नॉलेज प्रोसेस आउटसोर्सिंग। तो चलिए क्या लिखा है, केपीओ इज द टाइप ऑफ आउटसोर्सिंग। केपीओ एक इस टाइप का आउटसोर्सिंग है जिसमें क्या किया जाता है, नॉलेज रिलेटेड द इंफॉर्मेशन रिलेटेड वर्क आर गिवन to the third party to reduce the cost and to increase the efficiency of the organization. Yes, okay, अब यहाँ पे क्या कहता है, किसी थर्ड पार्टी को हम लोग यहाँ पे रखते हैं, बट भैया यहाँ पे reduce the cost and to increase the efficiency of the organization। थोड़ा ध्यान देना मेरे प्यारे बच्चों, क्या होता है केपीओ में, हम लोग ना कॉस्ट कटिंग के बारे में नहीं सोचते। केपीओ में हम क्या करते हैं कि भैया मेरे को एक ऐसा पर्सन मिल जाए जिसके पास एकदम अच्छा नॉलेज है। ओके, वो पैसा लेगा चलेगा, मगर मेरी ऑर्गेनाइजेशन ऊपर की तरफ जानी चाहिए। समझ में आ गया? तो केपीओ में वही करते। तो देखिए केपीओ रिक्वायर द एडवांस एनालिटिकल एंड टेक्निकल स्किल एज वेल एज हाई डिग्री ऑफ स्पेशलिस्ट एक्सपर्टाइज। दिखा मतलब कि हम केपीओ के अंदर, ओके, केपीओ के अंदर हम ऐसे पर्सन को रखना चाहते हैं, बाहर वाले पर्सन को, जिसके पास एडवांस टेक्नोलॉजी है, मतलब कि एडवांस मतलब नॉलेज है, स्किल्स है उसके पास। समझ में आ गया मेरे प्यारे बच्चों? वो स्पेशलिस्ट है, एक्सपर्टाइज है, उसके ऊपर हम कितना भी पैसा खर्चा करेंगे चलेगा, मगर इसके वजह से हमारी ऑर्गेनाइजेशन का ग्रोथ होगा। समझ में आया? तो यहाँ पे कंपनी पैसा बचाने की नहीं सोचती है मेरे प्यारे बच्चों। समझ में आ गया? केपीओ अलाउ बोथ कोर एंड नॉन कोर एक्टिविटीज। यस, केपीओ के अंदर हम कोर एंड नॉन कोर एक्टिविटीज दोनों के अंदर अपने पर्सन को रखते हैं, मतलब वो एजेंसी को काम देते हैं। मगर यहाँ पे बीपीओ में हम क्या करते हैं मेरे प्यारे बच्चों, वो नॉन कोर एरिया वाले में ही काम करवाते हैं मोस्टली। समझ में? कोर एरिया में नहीं, बिकॉज यहाँ पे कौन होते हैं, जैसे कि 10वीं 12वीं पास वाले बच्चे रहते हैं, वो बैंक के अंदर चले गए, कॉल सेंटर में, ओके, सर्विस सेंटर में, वहाँ पे काम कर रहे हैं। समझ में? बैंक के, तो यहाँ पे वो काम करेंगे। मगर केपीओ के अंदर कौन होता है पता है? मैनेजर होता है। तो भैया मैनेजर की पोस्ट तो बहुत बड़ी है भैया, कि वो मैनेजर के ऊपर पूरा ब्रांच पूरा उसी के ऊपर डिपेंड करता है। अगर उसने एक अच्छा डिसीजन लिया तो ब्रांच की वजह से ग्रोथ होगा कि नहीं होगा। तो यहाँ पे वो बात हो रही है। समझ में? अब बात करते हैं चैप्टर नंबर 6। चैप्टर नंबर 6 अगर देखा जाए तो इसमें है सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। सबसे पहला, सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी का मतलब होता है सामाजिक जिम्मेदारियां। हर एक इंसान, हर एक बिजनेस की एक सामाजिक जिम्मेदारियां हैं कि हमारे समाज में, ओके, जो प्रोडक्ट हम समाज को डिलीवर कर रहे हैं वो एक अच्छा प्रोडक्ट हो, इससे समाज को क्या हो, ओके, कुछ भी लॉस ना हो समाज का। मतलब कि हमारी जो एरिया है
जो हमारी लोकेलिटी, जो हमारी सोसाइटी है मेरे प्यारे बच्चों, उसको कोई भी हेल्थ इश्यूज ना हो उनके लोगों को, एंड कोई भी प्रॉब्लम्स क्रिएट ना हो मेरे प्रोडक्ट की वजह से। तो यहाँ पे हमारी एक सामाजिक जिम्मेदारी किसकी, बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन की। तो देखिए क्या बोला, सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ बिजनेस इंप्लाइज एक ऑब्लिगेशन, ऑब्लिगेशन का मतलब होता है कर्तव्य। ओके, कर्तव्य क्या है, मैनेजमेंट ऑफ द बिजनेस इंटरप्राइज का, जो बिजनेस के इंटरप्राइज है उनके अंदर जो मैनेजमेंट है उनका कर्तव्य क्या है, हमको प्रोटेक्ट करना है किसको, सोसाइटी ऑफ इंटरेस्ट, मतलब कि क्या, इंटरेस्ट ऑफ द सोसाइटी, मतलब कि जो समाज के भलाई के लिए काम किया जाए वो काम हमको अपने गुड्स के द्वारा हम लोग क्या करेंगे, कस्टमर को प्रोवाइड करेंगे। मेरे प्यारे बच्चों, ऐसे कोई गुड्स नहीं देना है मेरे को कस्टमर को जिसकी वजह से कस्टमर के हेल्थ भी प्रॉब्लम हो और हमारे समाज में भी क्या हो, प्रॉब्लम्स आए। समझ में आया? तो ये हुए किसकी, एक बिजनेस इंटरप्राइज की एक सामाजिक जिम्मेदारी है। तो यहाँ पे वही बोला गया, सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द बिजनेस इंप्लाइज ऑब्लिगेशन, ऑब्लिगेशन का मतलब आपका कर्तव्य, किसका कर्तव्य रहेगा, तो बोला बिजनेस इंटरप्राइजेस के अंदर जो मैनेजमेंट उनका कर्तव्य, क्या आपको प्रोटेक्ट करना है इंटरेस्ट ऑफ द सोसाइटी। समझ में आया? ओके, ऑल द एक्टिविटीज ऑफ द बिजनेस, जितनी भी एक्टिविटीज बिजनेस, जो ऑर्गेनाइजेशन बिजनेस वो जो भी एक्टिविटीज कर रही है, परफॉर्म कर रही है, इन अ सच मैनर दैट दे विल, वो चीज हार्म नहीं होनी चाहिए, दिख रहा है, विल नॉट हार्म एनी पार्ट ऑफ द सोसाइटी रादर देन विल प्रोटेक्ट एंड कंट्रीब्यूट द इंटरेस्ट ऑफ द सोसाइटी। यस, आप जो भी गुड्स बना रहे हो या फिर जो भी आप सर्विस दे रहे हो, इससे हमारे सोसाइटी को कोई भी हार्म चीज नहीं होनी चाहिए। बात समझ में आ गया? तो बस यही है सामाजिक जिम्मेदारी एक बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन की। नेक्स्ट बात करता है कंसेप्ट ऑफ ट्रस्टीशिप, एग्जाम में आया था मार्च 2023 में। बोल रहा ट्रस्टीशिप इज अ सोशियो इकोनॉमिक फिलोसॉफी। ट्रस्टीशिप क्या है, एक सोशियो इकोनॉमिक फिलोसॉफी है। किसने प्रोफाउंड किया था, सर महात्मा गांधी जी ने, याद रहेगा। ओके, बिजनेसमैन आर कंसिडर्ड टू बी द ट्रस्टीज ऑफ द सोसाइटी। बिजनेसमैन को कंसिडर किया जाता है कि बिजनेसमैन कौन है, सर यही तो है ट्रस्टीज ऑफ द सोसाइटीज। यस, अकॉर्डिंग टू द कंसेप्ट ऑफ ट्रस्टीशिप अ बिजनेस मस्ट बी हेल्ड इन ट्रस्ट लीगली एंड मोरली फॉर द बेनिफिट ऑफ द पीपल। यस, समझ में आ गया? ओके, तो मेरे प्यारे बच्चों, बिजनेस फर्म के अंदर जो क्या, बिजनेस मस्ट बी हेल्ड इन द ट्रस्ट, राइट, ऑब्वियसली सी बात है, लीगली एंड मोरली फॉर द बेनिफिट ऑफ द पीपल। ओके, आपको क्या करना है मेरे प्यारे बच्चों, बेनिफिट ऑफ द पीपल के लिए काम करना है। समझ में आया? आपने रतन टाटा जी का नाम सुना रहेगा, समझ में आया? तो रतन टाटा जी देखिए समाज के लिए कितना भलाई करते हैं, तो वो बोल सकते हैं हम लोग। नेक्स्ट बोला जा रहा है बिजनेस एथिक्स। बिजनेस एथिक्स क्या है, देखिए, द वर्ड एथिक्स इज ड्राइव फ्रॉम द ग्रीक वर्ड। एथिक्स कहाँ से आया था मेरे प्यारे बच्चों, ग्रीक वर्ड से आया था। इसका मतलब था इथोस। इथोस का मतलब होता है मेरे प्यारे बच्चों करेक्टर, आपका चरित्र। ओके, तो डेफिनेशन क्या बोला है, एंड्रू क्रेन ने बताया है, बिजनेस एथिक्स इज द स्टडी ऑफ द बिजनेस सिचुएशन। बिजनेस एथिक्स क्या है, ये एक स्टडी करता है बिजनेस के सिचुएशन की एक्टिविटी पे, एंड द डिसीजन वेयर इश्यूज ऑफ राइट एंड रॉन्ग आर एड्रेस्ड। दिखा भैया, बिजनेस एथिक्स हमें बताता है कि आपका चरित्र, बिजनेस का चरित्र कैसा होना चाहिए। ध्यान से सुनना, मैं बिजनेसमैन हूँ तो भैया मेरा चरित्र देखा जाएगा मेरे प्यारे बच्चों, मेरा कैरेक्टर। मेरे को पता है क्या सही है क्या गलत है, मेरे को ये गुड्स समाज में देना है, तो मेरे को पता है इसके अंदर मिलावट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। समझ में, मुझे पता है, राइट। अगर मैं मिलावट करके दे रहा हूँ तो बताओ मैं अपने एथिक्स को फॉलो कर रहा हूँ, आंसर इज नो बच्चा। मेरा एथिक्स तो ये नहीं बोलता, मेरा कैरेक्टर ये नहीं बोलता, मेरा कैरेक्टर ये बोलता है हाँ थोड़े कम पैसे कमाओ मगर अच्छे गुड्स कस्टमर को दो। बट इसके अंदर मैं मिलावट करके दे रहा हूँ, तो मेरे प्यारे बच्चों मेरे को पता था कि मेरा राइट क्या है रॉन्ग क्या है। एथिक्स के अंदर आपको पता होगा राइट क्या है रॉन्ग क्या है, बट अगर आप राइट करते हो तो वेल एंड गुड, अगर आप रॉन्ग कर रहे हो तो वो आपका एथिक्स है, मगर एथिक्स के द्वारा आप क्या कर रहे हो, गलत चीजें कर रहे हो। समझ में? एथिक्स को फॉलो तो कर रहे हो मगर आप गलत चीजें प्रोवाइड कर रहे हो, तो गलत चीजें प्रोवाइड नहीं करना है। हमारा एथिक्स ये नहीं बोलता कि आप गलत, क्योंकि एथिक्स के अंदर ये बोला गया है कि एथिक्स हमें ये बताता है कि क्या सही है क्या गलत है, फिर भी अगर हम गलत चीज कर रहे हैं तो वो गलत है। समझ में आया? तो यहाँ पे वही बोला है, समझ में आया? तो देखिए क्या बोल रहा है, एथिक्स इज अ ब्रांच ऑफ सोशल साइंस। एथिक्स किसका है, ब्रांच ऑफ साइंस। एथिक्स किसके अंदर डील करता है, देखिए विद द कंसेप्ट ऑफ सच एज राइट एंड रॉन्ग। दिखा, आपको पता था क्या सही है क्या गलत, अगर आप गलत चीज दोगे तो गलत ही मिलेगा समाज को। ओके, आपको पता है गुड और बैड, क्या सही है मतलब क्या अच्छा है क्या खराब है, क्या फेयर है क्या अनफेयर, अगर आपके ऊपर डिपेंड करता है, बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के ऊपर डिपेंड करता है वो क्या कर रहा है बंदा। समझ में आ गया? ओके, जस्ट अनजस्ट, लीगल इलीगल, प्रॉपर इम्प्रॉपर इन रिस्पेक्ट ऑफ द ह्यूमन एक्शन। ह्यूमन का एक्शन कैसा है, समझ में आया? तो ये होता है बिजनेस एथिक्स। नेक्स्ट मोरल वैल्यूज, जुलाई 2023 में आया था। मोरल वैल्यूज डिफाइंड एज द गाइडलाइंस। क्या है मोरल वैल्यू, एक गाइडलाइंस है, सेट ऑफ स्टैंडर्ड दैट असिस्ट द ओके अ पर्सन और बिजनेसमैन इन द डिसाइडिंग बिटवीन द राइट एंड रॉन्ग। दिखा, यहाँ पे भी वही बताया गया, राइट एंड रॉन्ग क्या होता है मेरे प्यारे बच्चों, उसको मदद करता है, ओके असिस्ट करता है, गाइडलाइन बताता है। ओके, बिजनेस एथिक्स डील विद द मोरालिटी इन द बिजनेस इन्वायरमेंट। ओके, मोरल वैल्यूज गिव अ बिजनेसमैन द राइट डायरेक्शन। मोरल वैल्यूज क्या करता है, बिजनेसमैन को क्या करता है, एक सही रास्ता दिखाता है, राइट डायरेक्शन दिखाता है, विच हेल्प देम टू गेट कॉन्फिडेंस एंड द रिस्पेक्ट फ्रॉम द सोसाइटी। समझ में आ गया?
सो गाइस ये भी हमारा कंप्लीट हो रहा है चैप्टर नंबर 6। अब बात करते हैं चैप्टर नंबर 7। चैप्टर नंबर 7 में मैंने लिख दिया रिफर्स डिस्टिंग्विश बिटवीन, रिफर डिस्टिंग्विश बिटवीन डिस्ट्रिक्ट कमीशन, नेशनल कमीशन, स्टेट कमीशन, इन तीनों के लिए आपको आप डिस्टिंग्विश के सारे क्वेश्चन जो भी रहेंगे डिस्टिंग्विश में ज्यादा पॉइंट्स, वही पॉइंट्स आप लिख दो, हो जाएगा। बात करते हैं लोक अदालत और जनहित याचिका। इंपॉर्टेंट है, ये दोनों भी आता है एग्जाम में, देखो आया हुआ है 1 2 3 और ये भी आया हुआ है। तो लोक अदालत क्या है? लोक अदालत इज द इफेक्टिव एंड इकोनॉमिकल सिस्टम है फॉर क्विक रिड्रेसल के लिए। तुरंत अगर आपको सेटलमेंट करवाना है ओके, तो मेरे प्यारे बच्चों लोक अदालत में चले जाते हैं। किस में लेके चले जाते हैं? लोक अदालत। अगर आपको तारीख पे तारीख इतने तारीख चले जाते हैं मेरे प्यारे बच्चों कोर्ट में, वो और केस सॉल्व भी नहीं होता है, तो मेरे प्यारे बच्चों उससे का झंझट मारी से अच्छा तुरंत का तुरंत कॉम्प्रोमाइज करके दे देता है लोक अदालत। देखा, लोक अदालत इज इफेक्टिव भी है, इकोनॉमिकल सिस्टम भी है फॉर क्विक रिड्रेसल के लिए ऑफ द पब्लिक ग्रीवेंसेस। पब्लिक के जो कंप्लेंट्स हैं उसको तुरंत का तुरंत सॉल्व करके, कॉम्प्रोमाइज करके मतलब कि दे दिया जाता है, मतलब कि सॉल्व कर दिया जाता है तुरंत का तुरंत ऑन द स्पॉट। तो इसीलिए बोला गया इट कैन ऑल्सो भी, इसे हम लोग इंग्लिश में बोला जाता है पीपल्स कोर्ट, हिंदी में बोला जाता है लोक अदालत। ओके, इट इस्टेब्लिश बाय द गवर्नमेंट, ये किसके द्वारा इस्टेब्लिश किया गया था? गवर्नमेंट के, ताकि क्या कर सके? टू सेटल द डिस्प्यूट बाय द कॉम्प्रोमाइज। जो भी डिस्प्यूट्स हो रहा है उसको कॉम्प्रोमाइज करके तुरंत का तुरंत सेटल कर दिया जाए, बात को आगे तक मत बढ़ाओ, समझ में आए? इसलिए इश्यूज आर डिस्कस ऑन द स्पॉट, जो भी इश्यूज होगा ऑन द स्पॉट डिस्कस किया जाएगा एंड डिसीजन आर टेकन इमीडिएटली, और डिसीजन तुरंत का तुरंत लेके खत्म कर दिया जाएगा। बात समझ में आ गया? नेक्स्ट है पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन, जिसको हम बोलते हैं जनहित याचिका। क्या बोलते हैं? जनहित याचिका। मेरे प्यारे बच्चों देखिए, पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन क्या होता है, ध्यान से सुनना। ओके, पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन, जैसे कि मान के चलो मैं हूं अभी तो मुंबई में, मैं ऐसे घूमने के लिए गया कि दिल्ली, सपोज मान के चलो मैं दिल्ली के लिए गया 5-6 दिन के लिए, बट दिल्ली के जो रोड थे ना मेरे प्यारे बच्चों, वो रोड थोड़े खराब थे, जिसके वजह से ना लोगों को बहुत सारी परेशानियां हो रही थी। समझ में? अब लोगों को परेशानियां हो रही है, बताइए मैं दिल्ली में रहने वाला हूँ क्या? आंसर इज नो। बात समझ में? मैं तो रहता हूँ मुंबई में, तो दिल्ली तो 4-5 दिन के लिए गया था, मगर मुझे बताओ वहाँ पे जो केसेस हो रहे हैं, जिससे एक्सीडेंट हो रहे हैं, जो प्रॉब्लम्स हो रहे हैं, क्या उससे समाज को नुकसान हो रहा है कि नहीं हो रहा है? तो मेरे प्यारे बच्चों बताओ, उस केस से लेना देना मेरा कुछ है? नहीं है, बट मैं फिर भी उस केस के लिए मैं कोर्ट में अपील कर सकता हूं, कि वो समाज के लिए। समझ में आया? मेरा उस केस से कुछ लेना देना नहीं था, फिर भी मैं केस कर सकता हूं, बस इसे बोला जाता है पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन। मतलब उस केस से आपका कुछ लेना देना भी नहीं है, फिर भी आप कर सकते हो, बिकॉज वो जो केस है वो समाज के भलाई के लिए हुआ है। समझ में? तो बस इसी को बोला जाता है पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन। समझ में आया? तो मेरे प्यारे बच्चों देखिए यहाँ पे क्या बोला है, पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन मीन्स लीगल एक्शन यस इनिशिएटेड इन कोर्ट ऑफ लॉ रिगार्डिंग द मैटर ऑफ जनरल पब्लिक इंटरेस्ट। दिखा, जो मैटर था वो किससे रिलेट था? जनरल पब्लिक से रिलेट था। समझ में आया? इट इज अ लीगल फैसिलिटी अंडर विच एनी पर्सन कैन अप्रोच टू द कोर्ट, कोई भी पर्सन अप्रोच कर सकता है कोर्ट ऑफ लॉ में इन द इंटरेस्ट ऑफ द सोसाइटी, भले से उससे कुछ लेना देना मेरा ना हो तो भी। समझ में आ गया? द पार्टी विच इज नॉट रिलेटेड टू द ग्रीवेंसेस, दिखा मेरा कोई भी रिलेशन नहीं था उससे, ग्रीवेंसेस से, उस प्रॉब्लम से। समझ में? कैन ऑल्सो फाइल पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन में फाइल कर सकता हूं। समझ में आ गया? इट इज द फील्ड इन द हाई कोर्ट, मैं हाई कोर्ट में भी जा सकता हूँ कंप्लेन लेके, एज वेल एज अगर जरूरत पड़ी तो मैं सुप्रीम कोर्ट में भी जा सकता हूँ। समझ में आया कुछ केसेस में? क्या ये बात सबको समझ में आया? क्या पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन क्या होता है मेरे प्यारे बच्चों? अब बात करते हैं चैप्टर नंबर 8। मैंने चैप्टर नंबर 8 जो है मैंने यहाँ पे लिखा रिफर लॉन्ग आंसर। मैंने 8वें चैप्टर के सारे आंसर्स पढ़ाए हुए हैं, आप ये पूरा वहां से पढ़ लेना, बिकॉज यहाँ से भी क्वेश्चंस बनते हैं। सो गाइज इसी के साथ टर्म्स एंड कंसेप्ट हमारे पूरे 8 चैप्टर के खत्म कर दिए। हो सकता है मैंने थोड़ा डिटेल में लेके चला गया रहूँगा, प्लीज आप इसे 1.5 की स्पीड में देख लेना या 2 की स्पीड में देख लेना, ताकि आपको फटाफट सारी चीजें आपके दिमाग में घुस जाए। ऑलरेडी मैंने बताया नोट्स कहाँ पे मिल जाएंगे। सो ऑल द बेस्ट, अच्छे से पेपर लिखना मेरे प्यारे बच्चों। मैं अभी भी बता रहा हूँ, पेपर ब्लैंक नहीं रखना है आप लोगों को, पूरा पेपर भर के आना, चाहे आए या ना आए, कुछ तो ना कुछ लिखो। समझ में? सो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। बाय बाय एंड टेक केयर एवरीवन।